हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करने हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताऊं और उसके बारे में समझाऊं। आपको समझना पड़ेगा कि जब भी किसी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, किसी फैक्ट्री की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी मशीनें होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत लंबी, बहुत बड़ी बहुत हैवी प्राइसेस मशीन आपको खरीदनी पड़ती है और उसके यूज़ से फिर आप अपनी अर्निंग्स बताते हो, आप उससे बेसिस पे आप कुछ अर्न करते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं IT सेक्टर की, वहाँ पे कोई मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भारी भरकम मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे वर्क करते हैं इंसान, और हम इंसानों के ब्रेन के ही बेसिस पे IT सेक्टर वर्क करता है। तो कई ऐसे IT सेक्टर के लोग थे जिन्होंने ये कहा कि भाई मेरे लिए तो मेरी मशीनें मेरे इंसान हैं, जो मेरे वर्कर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने वर्कर्स को भी अपनी बैलेंस शीट में मैं जगह दूँ। वो मेरे लिए एक नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो मेरे लिए सिर्फ खर्चे नहीं हैं, वो मेरे लिए एसेट हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्कर्स हैं जो मेरी वैल्यू क्रिएशन में काम करते हैं। जैसे मशीनें बहुत कीमती मशीनें होती हैं, वो हमारे लिए बहुत सारे वैल्यू क्रिएशंस करती है, वैल्यू एडिशंस करती हैं। सेम उसी तरीके से एक सर्विस सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्सेज का काम यही होता है। तो गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट से कुछ लोगों ने अपील की कि क्यों ना हम ह्यूमन रिसोर्सेज को भी अपने बैलेंस शीट में जगह दें। तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुआ, रिसर्च में कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें मिली, कुछ नेगेटिव भी चीज़ें मिली। तो ये एक बहुत वास्ट एरिया है। बट हम इसको एज अ बुकिश टर्म्स में अगर हम बात करें या अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें, तो आखिर इसको कैसे डील करेंगे, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक सिंपल सी बात है, आपको समझनी पड़ेगी बात। द कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे बात कही जाती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ human resources accounting can be better understand if one goes through some of the important definition given by the competent authors in the accounting field। जब हम उनकी डेफिनेशन को देखेंगे तभी हम उसको क्लियरली समझ पाएंगे कि अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग है क्या। तो ये जो डेफिनेशन है, द अमेरिकन अकाउंटिंग सोसाइटी कमेटी ने जो डेफिनेशन दी, उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। वो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डाटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज़। यानी कि जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, अपने अकाउंटिंग में जगह देते हैं और इंटरेस्टेड पार्टीज़ यानी कि स्टेक होल्डर्स को इससे अपने डेटा को फ्लो करते हैं, उनको बताते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर वुडरूफ थे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं RG बेरी कॉरपोरेशन के। उन्होंने कहा ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इनका कहना था कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग होने वाली है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, जहाँ पे हम रिपोर्ट करेंगे एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो उसने अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कर रखी है, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर कर रखी है, दैट आर प्रेजेंटली नॉट अकाउंटेड फॉर इन कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जिसको अभी तक हम लोग कभी रिकॉर्ड नहीं करते थे, जो हम लोग ट्रेडिशनल, जो बिल्कुल मॉडर्न अकाउंटिंग में जिसको हम लोग कभी कंसिडर ही नहीं करते थे। बेसिकली इट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट टेल्स द मैनेजमेंट दैट चेंजेस ओवर टाइम आर अकरिंग टू द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। और जो समय समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, उसमें हम लोग ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं करते थे, जो गलत एक तरीके का हो सकता है। तो ये चाहते थे, मिस्टर वुडरूफ चाहते थे कि हम उसको अपनी जगह दें और हम अपनी बैलेंस शीट में, हम अपनी अकाउंटिंग टर्म्स में उनकी वैल्यूएशन करें। तो अगर इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो हम यहाँ कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ वैल्यूइंग, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग सिस्टमैटिकली द वर्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। भाई आपकी इंसान की वैल्यू क्या है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक मेरी बात समझना, एक दुकानदार अपने पास लाखों रुपए का स्टॉक रखता है और उस स्टॉक को वो बेचता है, बेच करके वो पैसा कमाता है, बहुत अच्छी बात है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ एक डॉक्टर जिसके पास स्टॉक के नाम पे कुछ नहीं होता है, एक टेबल होती है, एक चेयर होती है, एक पैड होता है और एक पेन होती है। जब आप उसके पास जाते हो बहुत ज़्यादा, उसके पास स्टेथोस्कोप होता है जिससे वो आपके बुखार को, आपकी फीवर को, आपकी नब्ज को पकड़ता है। तो आप देखो तो वो भी तो पैसे कमाता है, तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है और इसके बाद भी वो कमाता है। अगर हम ऐसे कहें कि उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कितना बेकार रहेगा यार। उसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसने अपनी 10 साल, 5 साल, 15 साल अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया, कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए। बस डिफरेंस क्या है कि एक बिजनेसमैन ने अपने स्टॉक के ऊपर खर्चा किया, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा नहीं किया, और उसने अपनी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया, उसने अपने डिग्री के ऊपर खर्चा किया। और उस दोनों को हम लोग कोई वैल्यूएशन नहीं है, मतलब उनको हम इक्वल रख ही नहीं पाते। हम स्टॉक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एक डॉक्टर की वैल्यू ही नहीं है। बट देखा जाए तो डॉक्टर की भी तो अपनी वैल्यू है, वो
भी तो एक ह्यूमन रिसोर्स है, वो भी तो अपनी एक पार्टिसिपेशन दे रहा है सोसाइटी को, तो हम उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये चैप्टर बेसिकली हमको इन्हीं के बारे में बताता है। दस देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। दे आर नंबर 1 कि आखिर हम ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यूएशन करें कैसे, हम कैसे पहचानें कि डॉक्टर की वर्थ क्या है, डॉक्टर की वैल्यू क्या है। भाई एक डॉक्टर 100 रुपये लेता है, एक डॉक्टर 500 रुपये फीस लेता है, हम ये कैसे डिटरमाइन करें कि 100 रुपये वाला 100 रुपये फीस जेन्युइन ले रहा है या 500 वाला 500 फीस जेन्युइन ले रहा है? भाई दोनों डॉक्टर हैं, दोनों का काम करने का तरीका एक ही है, बट दोनों की वैल्यूएशन में डिफरेंस है। एक जहाँ पे 500 रुपये ले रहा है उसके यहाँ लाइन लगा करके आप नंबर लगवा रहे हो, और एक जहाँ 100 रुपये ले रहा है उसके यहाँ खाली भी बैठा हुआ इसके बाद भी नहीं जा रहे हो। इसका मतलब है कि उसके वैल्यूज़ में, उसके एक्सपीरियंस में डिफरेंस है। तो इसका मतलब है उसकी वर्थ उतनी नहीं है जितनी 500 रुपये वाले की है। बेसिकली हमें वैल्यूएशन की बात करनी पड़ेगी। दूसरा, रिकॉर्डिंग द वैल्यूएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आखिर उस वैल्यू को जो मैंने कैलकुलेट किया उसको हम अपने बुक्स में कैसे दिखाएंगे। और फाइनली डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बुक्स। और आखिर हम उसको अपने बुक्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे, भाई रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको जगह कैसे देंगे। ये सारी बातें हमको डिस्कस करनी है। सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हम इसी से शुरुआत करेंगे और एक एक करके हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट आता है वो आता है वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहला आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है। दिस अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय ब्रोमेट। According to this approach, the actual cost incurred on recruiting, selecting, hiring, training and development of human resources of the organizations are capitalized and written off over the expected useful life of the human resource। बिल्कुल एक सिंपल तरीका है कि आपने किसी पर्सन, किसी फॉर एग्जांपल अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, हम इन्फोसिस की बात करें, तो इन्फोसिस क्या करता है, किसी पर्सन को हायर करता है, उसके हायरिंग पे कितना खर्चा हुआ, उसके सिलेक्शन पे कितना खर्चा हुआ, उसकी ट्रेनिंग में कितना खर्चा हुआ, उसको हम सैलरी कितनी पे कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम कैपिटलाइज कर लेते हैं। और इन सभी चीज़ों को कैपिटलाइज कर लेते हैं और एक बैलेंस शीट में एसेट होता है ना, कि जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उसमें से धीरे धीरे उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, जब तक वो मेरे पास है। बिल्कुल वैसे ही हम अपने उस ह्यूमन रिसोर्सेज को भी अपनी बैलेंस शीट में जगह दे देते हैं और धीरे धीरे उसकी वैल्यूज़ को राइट ऑफ करते रहते हैं, यानी कि उस वैल्यू को हम धीरे धीरे यूज़ करना शुरू कर देते हैं अपने उनकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ तक। The historical cost of human resources in case of this method is thus treated in the same manner as cost of any other physical asset। जैसे मैंने कहा कि एक नॉर्मल फिजिकल एसेट की तरह जैसा होता है, बिल्कुल वही काम हम करेंगे। जैसे हम एक एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वैसे ही हम अपने एम्प्लॉयज़ का भी एमोटाइजेशन करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को रिड्यूस करेंगे। तो एमोटाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एसेट इज ऑल्सो डन इन द सिमिलर मैनर एज ऑफ यू आर डूइंग ऑफ फिजिकल एसेट्स। जैसे आप उसका आगे हम डिस्कस करते हैं उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग के एक मेथड के बारे में, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच के बारे में। अभी हम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। मेरिट्स की अगर मैं बात करूँ, यानी कि अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड अडॉप्ट करता हूँ तो उस केस में इसके मेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितना खर्चा किया है उसकी ट्रेनिंग में, उसके रिक्रूटमेंट में, जैसी तमाम चीज़ों में। तो आप आसानी से उसकी कैपिटलाइजेशन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको एक नॉर्मल तरीका अडॉप्ट कर सकते हो। दिस मेथड फॉलोज द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये जैसे आप एसेट करते थे वैसे इसको भी कर रहे हो, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा तीम झाम करने की जरूरत नहीं है, इसकी आपके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है ही है। दिस मेथड कैन प्रोवाइड अ बेसिस फॉर वैल्यूइंग फर्म्स रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। और ऐसा करने से जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट है और जो मेरे एसेट्स हैं, हमने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कितना रिटर्न कमाया है, जैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वैसे ही हम ह्यूमन रिसोर्सेज से भी वो अकाउंटिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। और बहुत सिंपल है भाई, हमारे पास पता है कि हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट में मैंने कितना कमाया है, हम पता कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो मेरी सारी चीज़ें फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत कुछ है। क्या है नुकसान, ज़रा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन। दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट ओनली अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय। It does not consider the aggregate value of their potential services। किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में, उसको ट्रेनिंग देने में मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ ये तो बात मुझे पता है, बट वो वर्कर मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसके पोटेंशियल की कोई कैलकुलेशन नहीं है, हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। तो ये मेथड वहाँ पे थोड़ा सा वीक हो जाता है।
It is difficult to estimate the period over which the human resources will provide service to the organization. It thus create problem in determining the amount of amortized over the year. अब आप सोचो, जब आप कोई एसेट खरीदते हो तो एसेट का तो पता है आपको 10 साल इसकी लाइफ है, 10 साल हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे गारंटी कर सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्सेज आपके लिए 10 साल तक चलेगा या 5 साल तक चलेगा? हो सकता है 2 ही साल में वो रिटायर हो जाए, 2 साल बाद आपके जॉब छोड़ के चला जाए, तो उसका कंट्रोल नहीं है आपके पास। और क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है उस ह्यूमन रिसोर्सेज पे, तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाती है इस कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट बात आती है, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट अकॉर्डिंग टू दिस मेथड गोज ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर ड्यू टू एमोर्टाइजेशन। हाउएवर इन रियलिटी द वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट इंक्रीजेज ओवर द टाइम ऑन अकाउंट ऑफ पीपल गेनिंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल लाइन से ही क्लियर है। जब आप कोई एसेट खरीदते हो, कोई मशीन खरीदते हो, तो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू गिरती है, लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि कोई पर्सन जितना एक्सपीरियंस होगा उसकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। बट यहाँ पे हम ऐसी सभी चीज़ों को निराधार मान लेते हैं और इसको कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बात, आपको समझ में आई होगी। आगे के जो दूसरे पार्ट्स हैं मैं हम लोग आगे वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।